दोस्तों आज की कहानी है वेश्या का दर्द। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे ताकि हर कहानी पहुंच सके आपके पास। चंद्रशेखर बाबू कलकत्ते में नए नए आए थे। पेशे से पत्रकार, अंधेड़ उम्र, रंग सांवला और आंखों पर मोटी ऐनक लगी थी। इतवार का दिन होने के कारण शेखर ने कलकत्ता घूमने का फैसला किया। पहले कुछ धर्मस्थल के दर्शन करते हुए कलकत्ता के इतिहास को देखने निकल पड़े। सुंदर सुंदर स्थलों को देखा, कलकत्ता के बंगाली व्यंजनों का स्वाद सक्का, और ऐसे ही करते कराते सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात कब हो गई पता ही नहीं चला। शेखर ने एक भोजनालय से रात्रि का भोजन करके घर वापसी के लिए बस के अड्डे पर खड़ा होकर बस का इंतजार करने लगे। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, मानो जैसे ये शोर शराबे वाला शहर रात के घने अंधेरे में गायब हो गया हो। अगर कोई आवाज आ भी रही थी तो वह कहीं दूर किसी सड़क पर भौंके रहे कुत्तों की आ रही थी। कड़ाके की सर्दी में सितारों भरी चांदनी रात घने कोहरे के बादल में सुप गई थी। अपने हाथों को बगल में करे थर थर काँप रहे शेखर बाबू के चेहरे पर निराशा आने लगी और बेचैनी बढ़ने लगी। काफी समय तक जब कोई बस नहीं आई तो शेखर ने पद यात्रा करने का फैसला किया। कभी वो दो कदम आगे चलते तो कभी रुक जाते। शहर में नए होने की वजह से नहीं उनके वो रास्तों का पता था और नहीं किसी करीबी व्यक्ति को जानते थे जिनके घर वो रात गुजार सके। उन्होंने बस अड्डे पर रुककर बस का इंतजार करना ही उचित समझा और वही खड़े रहे। थोड़ी देर पश्चात साहेब, रात को यहाँ से कोई बस नहीं चलती। शेखर बाबू की किसी औरत की आवाज़ कानों में सुनाई पड़ी। पीछे पलट कर देखा तो कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। शेखर बाबू ने आवाज़ लगाते हुए पूछा, कौन है? कोहरे की सफ़ेद चादर से कोई जाते दिखा। शेखर ने अपनी ऐनक के साथ शीशे से धुंध को साफ करके देखा तो एक युवती चमकीले वस्त्रों पहने उनके सामने आकर खड़ी हो गई। शेखर झिझकते हुए बोला, कौन हो तुम? और अगर रात को यहाँ बस नहीं आती तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी ठंड में? युवती ने शेखर के करीब आते हुए जवाब दिया, मैं रोज रात को भटके हुए मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हूँ। शेखर ने प्रसन्न भाव से पूछा, मैं समझा नहीं। युवती ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, मैं वेश्या हूँ शेखर, परंतु यहाँ किसी वेश्या की तलाश में नहीं खड़ा। वेश्या सब मर्द पहले ये कहते हैं, फिर साथ रात गुजारने की इच्छा भी जताते हैं। अब आप भी जल्दी चलिए साहब, इस ठंड में और नहीं रुका जा रहा है। शेखर वेश्या से थोड़ी दूरी बनाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रात गुजारने का इच्छुक नहीं हूँ। मैं तो इस शहर में नया हूँ। सुबह कलकत्ता की खूबसूरती को देखने के लिए निकला था, परंतु मुझे नहीं पता था यहाँ रात को बस नहीं चलती, वरना मैं जल्दी लौट आता। वेश्या, अच्छा तो आप नए हैं इस शहर में, चलो अच्छी बात है। आपने दिन में शहर की खूबसूरती देखी, अब मैं आपको रात की खूबसूरती दिखा देती हूँ। शेखर, नहीं नहीं, मुझे अब और कुछ नहीं देखना, मैं कोई टोटल खोज लूँगा आपके लिए, अपने लिए कहते हुए चलने लगा। वैसे आर्य साहब, ये शहर शोर लुटेरों से भरा पड़ा है। रास्ते में कोई आपको लूट भी लेगा और आपको जान से भी मार देगा। इससे अच्छा तो ये है कि आप एक वेश्या के साथ रात गुजार ले। शोर लुटेरे और मौत का नाम सुनते ही शेखर बाबू के कदम लड़खड़ाने लगे। सर्दी में पसीना आने लगा था। वह उल्टे पाँव दौड़कर वापस वेश्या के पास आकर खड़े हो गई। वेश्या अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, जाइए जाइए, दो हाथ करिए उन लुटेरों से, और अगर बस निकले तो 2 मील दूर मिल जाएगा आपको कोई होटल रहने के लिए। शेखर भयभीत होकर बोला, क्या सच में यहाँ 100 लुटेरे रात को घूमते हैं? वेश्या, हाँ साहब। शेखर, अगर यहाँ 100 लुटेरे रहते तो तुम इतनी रात को अकेली क्यों घूमती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? वेश्या, अरे साहब, मेरे पास इस जिस्म को लुटवाने के अलावा और भी क्या है? इसको अब चाहे आप लूट ले या फिर कोई और। बोले, साहब चलोगे क्या? शेखर कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हें मुझे यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर ले चलो। वेश्या, तो फिर चलिए, मेरा घर पास में ही है, परंतु मैं अपना दाम पहले ही बता देती हूँ, 200 से एक पाई भी कम नहीं लूँगी। शेखर, ठीक है, 200 ले लेना, किंतु अब यहाँ से जल्दी चलो। वेश्या, हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। वेश्या शेखर बाबू को एक बस्ती में से लेकर गुजरने लगी। बस्ती में चारों ओर मटन मच्छी की बदबू आ रही थी, जैसे यहाँ सब कसाई रहते हो। शेखर बाबू कभी पीछे देखते तो कभी चलते चलते रुक जाते। मन में ही डर सता रहा था, कहीं ये औरत किसी लुटेरे के गिरोह की साथी तो नहीं, मुझे अपनी बातों के जाल में फांस कर यहाँ लेकर आई हैं। कहीं ये मुझे जान से तो नहीं मार देगी। शेखर बाबू का दिल जोर जोर से धड़कने और शरीर कांपने लगा था। शेखर वहीं रुक रुक कर सोचने लगा, क्या ये औरत सच कह रही है? क्या ये सच में वेश्या है? हाँ, वस्त्रों से और बातों से तो वेश्या ही लग रही है। नहीं नहीं, ये इसका सलवा भी हो सकता है। क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? अगर ये औरत सच बोल रही हुई और वापस चले गया, आगे जाकर कोई शोर लुटेरा मिल गया तो क्या करूँगा? नहीं नहीं, इससे अच्छा है तो मैं इस औरत के साथ ही चल पड़ूँ। अगर ये औरत या इसके साथी मुझे मारने की कोशिश करने लगे तो मैं अपने सारे रुपए देकर अपनी जान की भीख मांग लूँगा। वेश्या, क्या हुआ साहब, आप यहाँ क्यों रुक गए? मेरा घर तो आगे है। शिखर, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, मुझे धीरे धीरे चलने की आदत है,
इसलिए तुम्हारे पीछे आ रहा था। वेश्या मुस्कुराई और फिर चलने लगी। शेखर बाबू भी पीछे पीछे चलने लगा। आगे जाकर वेश्या एक झोपड़े के पास रुक गई। वेश्या, पहुंच चुके हैं साहब, आप मेरे गरीब खाने में लेकर अंदर आने से पहले मेरे हाथ में 200 रुपये थमा दीजिए। आपका ये पता, बाद में बिना पैसे दिए निकल जाओ। शेखर फटाफट अपने पर्स से वेश्या से दूसरी तरफ छुपाकर 100 के 2 नोट निकालकर वेश्या के हाथ में थमाते हुए झोंपड़े के भीतर प्रवेश कर लेता है। वेश्या, आइए साहब बैठिए। शेखर कोने में पड़ी एक कुर्सी पर बैठकर सामने टंगे मोनालिसा के चित्र को देखने लगा। पड़ा वेश्या, अरे साहब, उस चित्र में क्या नजर गड़ा रख के बैठे हैं, जरा इधर भी देखिए, असली खूबसूरती तो यहाँ है। शेखर अपने चेहरे को घुमाकर वेश्या की तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है। शेखर की आंखें आश्चर्य से खुली रह जाती हैं। बल्ब की रोशनी 24-25 वर्षीय खूबसूरत लड़की लाल साड़ी में उसके सामने खड़ी होती है। शेखर अपने सूखे गले को अपने थूक को तर करते हुए बोला, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मैंने कल्पना भी नहीं की थी तुम इतनी खूबसूरत होगी। वेश्या साहब, अभी तो अपने बहुत सी चीज़ों की कल्पना नहीं की है। शेखर घबराते हुए बोला, कल्पना, और कौन सी चीज़ों की कल्पना? वेश्या, अभी देखा देती हूँ साहब, कहते हुए अपने बालों को बिखेरती हुई अपनी चमकती लाल रंग की साड़ी को अपने जिस्म से खोलने लगी। शेखर दूसरी तरफ मुंह फेरते हुए बोला, रुको, तुम ये सब मत करो, मुझे सिर्फ रात गुजारने के लिए पनाह चाहिए, मुझे ये सब नहीं करना। वेश्या गुस्से में आग बबूली होते हुए बोली, तो फिर निकल जाओ अभी यहाँ से। अगर कुछ नहीं करना है तो मैं वेश्या हूँ, कोई समाज सेविका नहीं जो भटके हुए राहगीरों को पनाह देती हूँ। ये लो अपने 200 रुपये। शेखर के हाथों में थमाने लगी। शेखर, परंतु मैंने तुम्हें रुपये तो दिए हैं, तो फिर इसमें समाज सेवा कहाँ हुई? वेश्या, देखो साहब, मैंने अपने जिस्म का दाम लिया है, पना देने का नहीं, और वैसे भी मेरे अपने असूल लें, मैं मुफ्त के पैसे नहीं लेती। मेरे जिस्म से अपने पैसों की वसूली करो, सुबह तो यहाँ से रास्ता नापो। शेखर अपने आप को मकड़ी के जाल में किसी कीड़े की तरफ फंसा महसूस करने लगा। वेश्या के साथ वो शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहता था, लेकिन रात गुजारने के लिए उसके पास वेश्या की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। शेखर वेश्या से आंख चुराते हुए बोला, मैंने आज तक किसी पराई औरत के साथ ये सब नहीं किया। मेरी पत्नी को गुजरे हुए इतने वर्ष हो गए, परंतु आज भी मैं उसकी यादों के सारे दिन काट लेता हूँ, मगर किसी औरत के पास जाने की साथ नहीं रखता। लेकिन तुम मुझे ये सब किए जब बिना यहाँ रात गुजारने नहीं देना चाहती हो तो ठीक है, तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, परंतु तुम ये लाइट बंद कर दो, कहते हुए शिखर अपना स्वेटर उतारने लगा। वेश्या ने अचानक शिखर का हाथ पकड़े हुए कहा, नहीं साहब, रहने दो, वैसे भी मुझे एड्स है। शिखर आश्चर्य से बोला, क्या क्या कहा तुमने? वेश्या, साहब, मुझे एड्स है। शिखर आश्चर्य से बोला, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? जब मैं सब कुछ कर लेता इसके बाद बताती। वेश्या, साहब, आप भले मालूम पड़ते हो, इसके लिए आपको एक पाप करने से रोक दिया। अगर आपको भी मेरी वाली बीमारी लग जाती तो पूरी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। शेखर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। वेश्या के मुंह पर तमाशा मारे या फिर उसने सहानुभूति दिखाई। काफ़ी देर खामोश रहने के बाद शेखर ने अपनी सूपी तोड़ते बोला, तो इसका मतलब जो मर्द मेरी तरह भले नहीं होते, तुम उनको ये बीमारी देती हो? वेश्या, हाँ साहब, मैं उनको ये बीमारी तोहफे में देती हूँ जिससे वो मुझे पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाते। शेखर, परंतु क्यों? वह तुम्हें पैसे तो देते हैं, फिर तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम भी तो अपने साथ लेकर आती होगी ना उनको मेरी तरह। अगर मैं भी आज तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करता तुम भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती। परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करने की कोशिश नहीं की थी, तो फिर आखिर तुम्हें या मेरी या किसी और व्यक्ति की ज़िंदगी तबाह करके क्या मिलता है? जवाब ने दो। वेश्या शेखर की इस बात का कोई जवाब नहीं देती। शेखर गुस्से में बोला, खामोश क्यों हो, जवाब तो दो। वेश्या की आंखों में आंसू आने लगे थे। कुछ नहीं साहब, आप सो जाइए, मैं नीचे ज़मीन पर सो जाऊंगी। शेखर, मकार, कमीनी औरत, मेरी नूह उड़ा कर कह रही हो मैं सो जाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करूं या मुझे फंसाने के लिए तुम्हें थप्पड़ मारूं? वेश्या, आप थप्पड़ मार लीजिए साहब, अगर आपका गुस्सा मुझे पीट कर शांत हो सकता है तो शांत कर लीजिए। मैं आपकी दोषी हूं और आपका मुझे सजा देने का पूरा हक बनता है। आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिए। साहब, शेखर नरमी दिखाते हुए बोला, मुझे माफ़ करना, मैं तुम पर चिल्लाया, तुम पर गुस्सा किया, परंतु क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें दूसरों के हंसते बसते घर उजाड़ कर क्या मिलता है? वेश्या अपने छुपे हुए दर्द को रोक ना सकी और रोते हुए बोली, और क्या करूँ साहब, और क्या करूं? मैं जिन मर्दों ने मेरे घर को उजाड़ा, मैं उनको हंसते हुए कैसे देख सकती हूँ? मेरे मन में जवाला फूटने लगता है जब भी किसी मर्द को देखती हूँ। तो वेश्या की बातें सुनकर शेखर का गुस्सा हमदर्दी और प्रश्नों में बदल गया। शेखर, किन मर्दों में तुम्हारा घर उजाड़ा और क्यों? बताओ मुझे। वेश्या, आप जानना चाहते हैं हो साहब, मुझे क्यों इस मर्द जाति से नफरत है? तो सुने, मैं बम्बई में आई, बाबा दो छोटी बहनों से और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। बाबा सरकारी दफ्तर में चपरासी की नौकरी करते थे। हम गरीबी जरूर थे लेकिन खुश थे। बाबा जितना भी धन कमाते हम भाई बहनों की पढ़ाई पर खर्च कर देते थे। वे
हमें बड़े अफ़सर बनाना चाहते थे। वे हमेशा कहते थे, मैं तो हमेशा चपरासी का चपरासी ही रहा, परंतु तुम सबको अफ़सर बनाऊँगा। हम भी बाबा का सपना करने के लिए जी-जान से पढ़ा करते थे। मैंने 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान लेकर आईएएस पढ़ाई शुरू कर दी थी और एक दिन अचानक बाबा की दुर्घटना से मेरे सारे सपने गमों की आंधी में तिनकों की तरफ बिखर गई। बाबा के देहांत के बाद आई भी बीमार रहने लगी और परिवार में सबसे बड़ी संतान होने के कारण सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़कर एक प्राइवेट नौकरी करने लगी। तनख्वाह अधिक नहीं थी, परंतु घर का गुजारा और भाई बहनों की पढ़ाई करवाने जितना धन कमा लेती थी। कुछ महीनों के बाद अचानक आई बहुत बीमार पड़ गई। हमने उनको एक अस्पताल में भर्ती करवाया। काफ़ी दिन गुजर गए। आई की बीमार नई सवेरी की तरफ बढ़ती चली गई। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए 15,000 रुपये लगेंगे, तभी हम उनका अच्छे से इलाज कर पाएंगे, नहीं तो तुम इनको घर ही ले जाओ तो अच्छा है। वैसे भी तुम्हारी माँ इस तरह बस नहीं पाएगी। मेरे पास इतने रुपये नहीं थे, लेकिन मैं अपनी आई को खोना नहीं चाहती थी। बाबा के जाने का गम अभी दिल से निकला नहीं था और डॉक्टर साहब ने माँ को खोने की बात कर डाली। मैं किसी भी हाल आई को जीवित रखने के लिए रुपये इकट्ठा करने के लिए अपने सगे वालों के दरवाजे पर खटखटाने लगी। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर अपना दुखड़ा रोती, उनसे भीख मांगती, परंतु हर कोई सहानुभूति दिखाकर रुपये देने से मना कर देता। जब अपने सगे वालों ने ही मदद नहीं की तो कोई पराया क्यों करेगा। मैं इतनी लाचार और बेबस हो गई थी कि मुझे रुपये इकट्ठा करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरी एक सहेली ने मुझे राय दी, मैं जहाँ नौकरी करती हूँ वहाँ से मालिक से विनती करूँ, शायद वो मेरी मदद कर दे। मैंने वैसा ही किया। मैंने अपना सारा दुखड़ा अपने मालिक को सुनाया और 15,000 रुपये की मदद मांगने लगी। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और कहा वो मेरी मदद कर देंगे, लेकिन अभी उनके पास इतने रुपए नहीं है। इसके लिए शाम को मैं उनके घर आकर रुपए ले जाऊँ। उनकी ये बात सुनने से मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मानो मुझे और मेरी आई को एक नया जीवन मिल गया हो। मैंने उनका धन्यवाद करते हुए शाम का इंतजार करने लगी। जैसे ही शाम हुई मैं उनके घर पहुंच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे मालिक ने दरवाज़ा खोला और मुझे भीतर आने को कहा। मैंने दरवाजे के बाहर से ही देख लिया, 3-4 लोग बैठकर शराब पी रहे थे। मुझे किसी अनहोनी होने का संदेश जरूर ज्ञात हो रहा था, परंतु रुपयों की जरूरत होने के कारण मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए मैं घर के भीतर आ गई। शराब पी रहे मर्दों में एक बोला, यार राकेश, इस हसीना की बात कर रहा था ना तू। राकेश ने किसी राक्षस की तरह हंसते हुए हाँ में जवाब दिया और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं समझ चुकी थी आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मैंने मालिक से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, सर मुझे रुपए दे दीजिए, मुझे घर वापस जाना है। मालिक ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, चले जाना, घर इतनी भी क्या जल्दी है, और रुपये भी ले जाना अपने हाथ साथ में, लेकिन उनसे पहले हमारा मनोरंजन तो कर दो। कहते हुए उन शराबियों के बीच धक्का देकर फेंक दिया। मैंने उठने की कोशिश की, परंतु उन मर्दों ने मुझे पकड़ते हुए मेरे ऊपर किसी शिकारी कुत्तों की तरह टूट पड़े। मैं चिल्लाते हुए अपने इज्जत बचाने के लिए उनको धक्के देने लगी, अपने से दूर हटाने लगी, उनको उनकी बहन बेटियों की कस्में देने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात न सुनी और मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हुए सबने एक एक करके मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया और मुझ पर रुपये फेंककर अभद्र भाषा बोलने लगे। मैंने उन दरिंदों के वही रुपये फेंक जिसे तैसे अपनी कपड़े उठाकर वहाँ से भाग गई। दर्द की पीड़ा से मुझे सलाह नहीं जा रहा था, परंतु उन जालिमों को सजा दिलवाने के लिए मैं पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची, लेकिन मालिक का नाम सुनकर वो उसके ऊँचे रसूख के चलते पुलिस ने मुझे परी किसट उछलना शुरू कर दिया और मुझे वेश्या बोलकर मेरी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर वहाँ से भगा दिया। अब आस पड़ोस गली मोहल्ले से हर कोई मुझे गंदी नज़रों से देखने लगा था। बेटे की बदनामी और अपनी बीमारी को न झेलती हुई माँ भी बसी। मैं जहाँ भी दोबारा नौकरी मांगने जाती, हर कोई यही कहता, अच्छा तुम ही वो ही हो ना जो जिसने राकेश बाबू पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, अब क्या हमें बदनाम करना ही हो, चलो जाओ यहाँ से, कहकर हर कोई भगा देता। हमारा गुजारा करना नामुमकिन हो गया था। भाई बहन को स्कूल से हटवाने तक की नौबत आ पड़ी थी। फिर मुझे मजबूरन माँ के गहने बेचने पड़े। उन रुपयों के साथ हम अपना घर का सुलह चलाते और मैं रोज़ की नौकरी तलाश में धक्के खाती। एक दिन अचानक मुझे तेज़ बुखार हो गया। मैंने सरकारी अस्पताल में जाकर अपना चेकअप करवाया तो मुझे पता चला मैं एड्स की बीमारी की शिकार हूँ। ये सुनते मैं सदमे में आ गई। जान गई थी कि बीमारी मुझे उन दरिंदों ने ही दी है। अब मेरी बसी खुशी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। तब मुझे रोज़ ये डर सताने लगा था कि मेरे मरने के बाद मेरे भाई बहन का क्या करेंगे। उनको भी मेरी तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और मेरी बहनों के साथ भी वही घिनौना अंजाम हो सकता है जो मेरे साथ हुआ है। मैं जिंदा लाश बन चुकी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी मेरी बहनों को भी ये सब झेलना पड़े। और तब मैंने कलकत्ता आकर नौकरी तलाश करने का फैसला किया, परंतु यहाँ भी नौकरी नहीं मिली तो मेरे अंदर मर जाते के लिए बेद नफरत और क्रोध पैदा होने लगा। इसलिए मैंने उन मर्दों से बदला लेने के लिए वेश्या बनने की सोची और वेश्या बन गई। अब मैं उनसे रुपये लेकर उनकी अपनी बीमारी दे देती हूँ
और उन रुपयों को अपने भाई बहनों के पास मनी ऑर्डर भेज देती हूँ। इससे अपना बदला भी ले रही हूँ और भाई बहन का भविष्य भी बना रही हूँ। शेखर अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगा और बोला, मुझे आज खुद अपने ऊपर मर्द होने पर लज्जा आ रही है। किसी मजबूर औरत का फ़ायदा उठाना शायद इस पुरुष प्रधान देश की फितरत बन गया है। तुम्हारी दास्तान सुनकर मैं जान गया हूँ तुमने कितना कुछ झेला है। तुम्हारा बदला लेने की भावना सही है, लेकिन रास्ता गलत है। तुम्हारा उन कुछ दरिंदों की वजह से तुम मर्द जाति को दोषी ठहराना गलत है। वेश्या के शारीरिक रिश्ता बनाने वाला हर मर्द बुरा नहीं होता, परंतु तुम्हें नहीं पता तुमने कितने घर उजाड़ दिए हैं। वेश्या, हाँ साहब, मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ और जो किया वो गलत है, लेकिन आप ही बताइए साहब, जब पुलिस ने मेरी मदद नहीं की, नौकरी मांगने गई तो मुझे वहाँ से जलील कर दिया किया गया। अब एक मजबूरन बेसहारा औरत और कैसे बदला ले सकती हैं? शेखर, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। वेश्या, क्या? शेखर अपने जेब से कार्ड निकाल कर वेश्या के हाथ में थमाते हुए बोला, ये पता मेरे करेले का है। मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान तो नहीं दिला सकता, लेकिन तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी इज्जत से बिताने में मदद कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ नौकरी दिला दूंगा, लेकिन तुम वादा करो तुम ये वेश्यावृत्ति छोड़ दोगी। वेश्या हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन साहब आप ये क्यों करना चाहते हो? मैं तो आपकी कुछ लगती भी नहीं। शेखर मुस्कुराते हुए बोला, क्या किसी की मदद करने के लिए कोई रिश्ता होना ज़रूरी होता है? अगर हाँ तो आज से तुम मेरी दोस्त हो। वेश्या हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद साहब, आखिर किसी ने तो मेरे दर्द को समझा। अगर पहले दिन ही कोई मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करता तो शायद आज ये दिन देखना पड़ता। मैं भी इज्जत से ज़िंदगी जीना चाहती थी। जो सामान दिया उसका कर्ज मैं अभी नहीं उतार पाऊंगी। और ये अपने 200 रुपये रख लीजिए साहब। अब और मुझे वेश्यावृत्ति से रुपये कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेखर रुपयों को अपने पर्स में रखते हुए बोला, तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की या कर्ज उतारने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने इस मर्द जाति के फैलाए हुए किन्होंने पाप को धोने की कोशिश करना चाहता हूँ। देखो सुबह भी हो गई है, पता नहीं साला रात कैसे गुजर गई। अच्छा अब मैं चलता हूँ, परंतु तुम कल को नौकरी के लिए दफ्तर जरूर आ जाना, वरना मुझे फिर से यहाँ आना पड़ेगा। कहते हुए शेखर चल पड़ता है। वेश्या पीछे से आवाज़ देते हुए, आपको अब यहाँ फिर कभी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब, लेकिन अपना नाम तो बताया ही नहीं। शेखर ने पीछे पलटकर जवाब दिया, शेखर चंद्रशेखर। वेश्या मुस्कुराती हुई, और मैं चंद्रवती। दोस्त, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।